नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में। आज हम लोग जानेंगे ऐसा कौन सा कारक था जिसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और स्थापना ही नहीं होती है, वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के आर्थिक मामले में और राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है सन 1600 ईस्वी में, वहाँ के पूंजीपति वर्ग लोग के द्वारा। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, और वहाँ के अमीर लोगों के द्वारा एक कंपनी बनाई जाती है, जिस कंपनी का नाम ही रखा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ईस्ट का मतलब होता है पूरब में व्यापार करना, और पूरब में व्यापार करने का मतलब था चीन और भारत में, भारत और चीन में। पूर्व का मतलब यही होता है, चीन प्लस भारत, और इसमें चार्टर दिया जाता है, चार्टर अधिनियम, यानी चार्टर दिया जाता है। चार्टर दिया जाता है, उसमें हस्ताक्षर महारानी भी, वहाँ की जो महारानी होती है उनका भी हस्ताक्षर रहता है, क्योंकि वहाँ की वो किंग होती हैं, रानी होती हैं, तो उनका भी, महारानी का भी जो परमिशन ज़रूरी होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है, और वहाँ का अमीर लोगों के द्वारा ये कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी पूरब में व्यापार करने का मतलब यह है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब यह होता है कि जो पूरा जो चाइना होगा और भारत होगा, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, वो भी कहाँ की, ब्रिटेन की। ब्रिटेन जो होता है, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करेगी भारत में, केवल। ब्रिटेन का मतलब है कि केवल ब्रिटेन, और बाकी कोई यूरोपियन कंपनी को नहीं रोका गया था। जैसे इंग्लैंड के अलावा फ्रांस हो गया, डेनिश हो गए, पुर्तगाल हो, इन लोगों को मना नहीं किया गया था। यानी बस इसमें बात की गई है जो इंग्लैंड है, यानी जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, प्राइवेट लोग व्यापार करेंगे, अदर कोई व्यापार नहीं करेगा, जिसको 1833 में 1833 में हटा दिया जाता है, और 13 में फिर बनाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, इसके सामने एक चुनौती होती है, पड़ जाता है। चुनौती ये होता है कि ये लोग जब आते हैं तो ये लोग ये सोच के आए होते हैं कि जो अपना सामान होगा वो भारत में आके बेचेंगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये जो व्यापारी है, इसका मेन मुख्य लक्ष्य होता है मुनाफा कमाना, यानी लाभ कमाना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक रही भारत में, इसका मुख्य लक्ष्य ही था लाभ कमाना, और लाभ ये लोग कमाए। जैसे उस समय माइनिंग नहीं हो रहा था, तो ये लोग, वहाँ पे कृषि था, तो भारत में नवीन प्रकार की कृषि किया गया इन लोगों। जैसे जब ये लोग अमेरिका की खोज होता है, कोलंबस जब अमेरिका की खोज करेगा, तो वहाँ से इन लोगों को रबड़ मिलता है, टमाटर मिलता है, आलू मिलता है, चाय मिलता है। चाय तो खैर चाइना से मिलता है, कोक मिलता है, और रबड़ की खेती की जाती है, और नवीन प्रकार के लोग नया खेती लाते हैं, और भारत में लोग करते हैं। भारत में कॉफ़ी के भी खेती यही लोग शुरू किए थे। वाणिज्य मुख्य उद्देश्य इन लोगों का था लाभ कमाना, जिसके द्वारा लोग जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाते हैं, जिसके द्वारा लोग कर वसूलते हैं। क्योंकि जो यहाँ भारत में जो कमाई का जो सोर्स था, कृषि था, जिसके द्वारा लोग लाभ कमाए। और जब तक थे तब तक लोग लाभ ही कमाए, लोग बाकी कुछ भी नहीं किए। ट्रेन भी लाए लोग अपने लाभ के लिए, क्योंकि जब ट्रेन लाया गया तो ये लोग सामान ढोने के लिए, जब बंगाल हो गया, बंगाल का जो कैंटन बंदरगाह हो गया, बंगाल का नहीं, तो चाइना का था, बंगाल हो गया, बंगाल के बाद महाराष्ट्र हो गया, यहाँ से लोग सामान ढोने के लिए, यानी ये लोग यूज़ करते थे। और दूसरी बात है कि जब ये लोग आए तो इन लोग ये सोच के आए थे कि जो हमारा वस्तु है हम लोग बेचेंगे और वहाँ से मुनाफा कमाएंगे। लेकिन जो ब्रिटेन की वस्तुएं थी, उनका डिमांड ही नहीं था भारत में उनकी वस्तुओं का डिमांड नहीं था भारत में, उनकी वस्तुओं का डिमांड नहीं था। ये लोग अब क्या करते हैं कि वो अभी कुछ तो करना पड़ेगा। फिर ये अभी भारत का बात हो रहा है, अभी हम लोग क्या करना है भारत के बारे में। अभी चलेंगे चाइना के बारे में, क्योंकि चाइना जो है बंद पॉलिसी का नीति चला रहता है, यानी बंद अर्थव्यवस्था उसकी होती है। आज भी है, तब भी था, अभी तो थोड़ा खुला हुआ है, लेकिन उस समय उसकी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी, जिसके द्वारा ब्रिटेन को बहुत मेहनत करना पड़ता है, जिसके द्वारा अफीम वार होता है, एक नहीं दो बार होता है, जिसमें इंग्लैंड जीत भी जाता है। भारत में जब वो लोग आते हैं तो उन लोग का मुख्य उद्देश्य होता है, वो लोग यही सोच के आए होते हैं कि भारत में अपना सामान बेचेंगे और वहाँ से मुनाफा कमाएंगे। लेकिन भारत में उनकी वस्तुओं का कोई मोल ही नहीं होता, यानी कोई कीमत ही नहीं होता।
और लेकिन भारत की वस्तुओं का इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। जैसे यहाँ का सूती कपड़ा हो गया, ऊनी कपड़े हो गए, रेशम के कपड़े हो गए, और हाथ से बना हुआ हाथकरघा हो गया, मटका हो गया, अन्य प्रकार की जितनी वस्तुएँ थी इनका डिमांड बहुत ज़्यादा था। और ये लोग क्या करते हैं, खरीद के लेके जाते हैं। इतना डिमांड, भारतीय वस्तुओं का इतना डिमांड हो जाता है इंग्लैंड में कि वो लोग वहाँ पे न 5 गुना 2 गुना टैक्स लगा देते हैं। यानी कोई वस्तु 10 रुपया का है तो उस पर 20 रुपया का टैक्स लगाते थे, 20 रुपया का टैक्स लगा देते। इसके अलावा कानून बनाया गया, वहाँ की सरकार के द्वारा कानून ये बनाया गया कि जो भी व्यक्ति भारतीय वस्तु पहना हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कर लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, कानूनी कार्रवाई की जाती थी। इतना डिमांड बढ़ गया था। और भारत को उस समय लाभ हो रहा है, क्योंकि भारत में उस समय लाभ हो रहा है। उस समय मुगल शासन का, यानी मुगल सल्तनत का, मुगल राज का कब्जा है, यानी मुगल राज कर रहे हैं भारत पे। और भारत को इतना लाभ हो रहा है क्योंकि वो लोग बुलियन लाते थे। बुलियन का मतलब सोना वो लोग लाते थे, बुलियन यानी सोना चांदी में व्यापार हो रहा है वहाँ से, क्योंकि अमेरिका की खोज हो चुका है सोना और चांदी, सोना चांदी, क्योंकि अब वहाँ पे अमेरिका की खोज हो चुका था और वहाँ अमेरिका से माइनिंग की जाती थी। वहाँ से सोना और चांदी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता था और वो सोना चांदी का उपयोग ये लोग क्या करते थे, भारत में व्यापार करने के लिए करते थे। अब आएगा इन लोगों के पास चुनौती। अब हम लोग देखते हैं चाइना के बारे में। चाइना बंद अर्थव्यवस्था का नीति का पालन कर रहा है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि कोई ना किसी को आने नहीं दे रहा अपने क्षेत्र में। जो वहाँ के किंग थे अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर दिया, यानी कोई भी बाहरी कंपनी को नहीं जाना है। कोई भी बाहरी कंपनी चाइना में नहीं आएगी, चीन में नहीं आएगी, बंद है। लेकिन वहाँ का जो कैंगटन बंदरगाह है वो खुला हुआ है। कहाँ का? चीन का कैंगटन बंदरगाह खुला हुआ है। चाइना में भी एक कारण है, जैसे चाइना में जो चाय है इंट्रोड्यूस हो चुका था इस समय तक। चाइना में चीन से चाय इंट्रोड्यूस हो गया था और चाय का इतना डिमांड बढ़ गया था इंग्लैंड के मार्केट में, यानी जो ब्रिटेन है वहाँ के मार्केट में इतना चाय फैल गया था कि वो लोग पागल हो गए थे, वो लोग परेशान हो गए थे। और वहाँ भी यही परेशानी थी क्योंकि वो लोग बुलियन देते थे, यानी सोना चांदी में यहाँ पे भी व्यापार हो रहा है। कहाँ पे? चीन में। ये हो गया चीन। अभी हम लोग चीन के बारे में बात कर रहे हैं। चीन है यहाँ पे भी सोना चांदी में व्यापार हो रहा है, विनिमय हो रहा है। सोना चांदी ये दोनों देश के लिए मुनाफे का सौदा हो रहा है। लेकिन अभी समय एक प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम ये है कि अब धीरे धीरे क्या होगा कि इंग्लैंड में वाणिज्यवाद का उदय होगा, यानी जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है, औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे फैलना शुरू होगा क्योंकि पैसा आ रहा है उन लोगों के पास। वहाँ पे अमीर लोग तैयार हो रहे हैं, जैसे वहाँ पे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर रेडी हो रहे हैं। तो वहाँ पे होगा वाणिज्यवाद का समय होता है। ये वाणिज्यवाद जब वाणिज्यवाद वहाँ पे होगा तो यहाँ पे पूंजीपति वर्ग निकलेगा। पूंजीपति वर्ग का उदय होगा। अब ये संकट आ रहा है किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। प्रॉब्लम है कि जो वहाँ पे जो वाणिज्यवाद हो रहा है वहाँ पे एंटरप्रेन्योर लोग पैदा हो रहे हैं, यानी पूंजीपति वर्ग पैदा हो रहा है। और उन लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि तुम जो यहाँ से बुलियन लेके जा रहे हो, बुलियन सोना चांदी जो यहाँ पे होता था, बोल रहा है वहाँ के लोग कि जो तुम बुलियन यहाँ से ले जा रहे हो इसको बंद करो। बंद करने का कारण है क्योंकि वो लोग ये बोलते हैं कि जब तुम सारा पैसा यहाँ से तुम इंग्लैंड से सारा सोना चांदी में तुम व्यापार कर रहे हो तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का तो खजाना खाली हो जाएगा। हम लोग का जो खजाना होता है उन लोग खाली हो जाएगा। ये बहुत बड़ा समस्या आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। अब ईस्ट इंडिया वहाँ के जब लोगों के द्वारा मना कर दिया जाता है, इन लोगों की मजबूरी होती है। और वहाँ पे भी यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू है, यानी वाणिज्यिकवाद का उदय हो जाता है वहाँ पे। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी दिमाग में ये लगाएगी। अब ये लोग बहुत अच्छा दिमाग लगाते हैं। दिमाग ये लोग ये लगाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या करेगी?
ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी अब, कुछ ये लोग ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐसा करें, क्योंकि भारत में ही कुछ ऐसा करें कि यहाँ का पैसा से यहीं पे व्यापार करें, यहीं पे कुछ ऐसा करें, यहीं पे। तो ये लोग, इन लोग यहाँ से जो विनिमय हो रहा है, तो भारत में तो लोग राजनीतिक आर्थिक मामले में हस्तक्षेप करेंगे, जैसे यहाँ के राजा हो गए, बंगाल में हस्तक्षेप करेंगे, बम्बई में करेंगे, मद्रास में करेंगे, मैसूर में करेंगे। तो ये लोग यहाँ पे, ये तो हो गया भारत का। अभी हम लोग देखेंगे चाइना के बारे में, क्योंकि भारत में तो यहाँ के सत्ता में हस्तक्षेप करेंगे, तो ये हो गया शुरू। अब हम लोग देखते हैं चीन में। चीन में लोग क्या करेंगे, क्योंकि चीन का जो कैंगटन बंदरगाह है वो बंद है अभी भी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ये सोच रही है कि कुछ भी करके उसको खोलना पड़ेगा, अगर नहीं खोलेंगे तो हम लोग का व्यापार नहीं हो पाएगा। अब ये लोग क्या करते हैं, ये जो भारत का क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र में हो गया बंगाल, नहीं बंगाल नहीं, मालवा, आगरा, मालवा हो गया, आगरा हो गया, बिहार हो गया, बिहार, और यहाँ यूपी का गाजीपुर, और बिहार का पटना। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, अब अफीम की खेती शुरू किया जाएगा, और यही अफीम कारण बनेगा। अफीम वार पहला होगा, दूसरा होगा, दोनों में चाइना जीत जाएगा। बीजिंग तक ये लोग कब्जा कर लेंगे, और हांगकांग को भी ये लोग जीत लेंगे। और चाइना का जो राजा होते हैं, जो चाइनीज लोग होते हैं, उन लोग के अंदर एक देश प्रेम जग जाता है, उन लोग को पता चल जाता है। वो लोग कहते हैं, वहाँ पे स्लोगन है कि अगर तुम कमज़ोर हो गए तो तुम हार जाओगे, यानी मारे जाओगे। और वो लोगों के द्वारा सीख मिलता है। फिर ये लोग यहाँ पे अफीम का खेती शुरू हो जाएगा, अफीम की खेती हो जाएगी यहाँ पे, की खेती, अफीम का खेती होता था। और यहाँ पे एक और चीज़, एक और इसमें प्रॉब्लम है, भारतीय लोगों का शोषण होता था। शोषण में क्या है, ये लोग बुजुर्ग जो व्यक्ति होते थे, यानी जो भारत के जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते थे, बुजुर्ग व्यक्ति जो होते थे, और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि ये लोग, इसी समय कार्ल मार्क्स का उदय होगा। और कार्ल मार्क्स लिखते हैं, दास कैपिटल उनके द्वारा लिखा जाता है। अब यही समय है कि वाणिज्यवाद जब होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, तो इसी समय कार्ल मार्क्स का उदय होता है। और यही कार्ल मार्क्स लिखते हैं कि है पूंजीपति वर्ग और बुर्जवा कहते हैं जो गरीब व्यक्ति होता है, यानी सर्वहारा कहते हैं। और बुर्जवा मतलब अमीर लोग होता है, और सर्वहारा मतलब अमीर लोग होते हैं। लेकिन इनका थ्योरी थोड़ा डेंजरस इसलिए है, वो कहते हैं कि देह दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, और सीधा मारने की बात करते हैं, यानी कहते हैं उन लोगों को मार दो, जान से उन लोगों को मार दो। जब पूंजीपति वर्ग के लोग जब मर जाएंगे तो तुम्हारा कब्जा हो जाएगा और देश में समानता आ जाएगी। क्योंकि पूंजीपति वर्ग लोग बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, वो हम लोग बाद में देखेंगे दास कैपिटल के बारे में। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और वृद्ध लोगों का शोषण होता है, क्योंकि जो अफीम की खेती होती थी तो उसका रिसाइकल करना पड़ता था, और उसमें इन लोगों का बहुत ज़्यादा ही शोषण होता था। अब जब ये अफीम रेडी हो जाता था, क्योंकि अफीम रेडी करने का दो ही जगह था, एक पटना था और यूपी का गाजीपुर। और ये लोग यहाँ से अफीम जब तैयार हो जाता था तो ये लोग लेके जाएंगे कहाँ पे, कैंगटन बंदरगाह पे, यानी जो चाइना का कैंगटन बंदरगाह है वहाँ पे लोग लेके जाएंगे, कैंगटन बंदरगाह। और वहाँ पे लोग इतना उन लोगों को पिलाएंगे, इतना वो लोग पिएंगे अफीम, कि वहाँ पे अफीम वार हो जाएगा। और वहाँ के राजा मना करते रह जाएंगे, लेकिन लोग मानेंगे नहीं। और मोनोपोली इन लोगों का रहता है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी ये लोग चलाते हैं पानी में भी, क्योंकि ये लोग इतने मजबूत हो जाते हैं पानी में, पुर्तगाली। और ये कि पुर्तगाली तो कारताज व्यवस्था, यानी कारताज एक व्यवस्था होती है, कारताज वसूला जाता है। यानी जो भी व्यक्ति अगर पानी में जाएगा, वो लोग कारताज व्यवस्था बनाई गई थी, जिसमें उसको टैक्स देना पड़ता था। अगर नहीं दोगे तो मार को लोग गिरा देंगे। यहाँ तक जो राजा होते हैं, अकबर होते हैं, जो मुग़ल दरबार है, मुग़ल दरबार इतना डर है, मुग़ल दरबार डरा हुआ है इन लोगों से, मुग़ल दरबार डरा हुआ है। और ऐसा नहीं कि लोग, मुग़ल दरबार इन लोगों का खुद का जहाज चलता था। जैसे औरंगजेब था, औरंगजेब का अलग से चलता था, जो उसकी बहन थी जहाँ आरा, नूर आरा, उन लोगों का भी अपना अलग से जहाज चलता था। लेकिन ये लोग चलाते थे, छोटा मोटा व्यापार करते थे। लेकिन ये लोग, भारतीय राजा अकबर को हल्दी घाटी का जब युद्ध होगा तब उसको पता चलता है कि कोई समुद्र नाम का कोई चीज़ होता है। अकबर अपनी ज़िंदगी में समुद्र नहीं देखा है। जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने जाता है तो वहाँ पे इसको अंग्रेज़ मिलता है, और अंग्रेज़ बोलता है
कि ये राजा वही पहली बार जाकर इंग्लैंड में चर्चा करता है हल्दी घाटी में। जब अकबर को देखता है तो बोलता है कि एक हम ऐसा व्यक्ति देखे जो उसके शरीर पे पूरा सोना था, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसके शरीर पे कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय सोने का। और वहीं जाता है और वहीं पे कैप्टन हॉकिंस आएगा भारत में। और जो कैप्टन इतना वो मेहनत करता है, 16 साल तक फारसी सीखता है। अंग्रेज इतना इंतज़ार करते थे 16 साल तक, वो हम लोग अलग टॉपिक पे चले जाएंगे। फिर वो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जाती है और वहाँ पे लोग अफीम पिलाते हैं। फिर अफीम वार होता है, जिसके कारण अफीम वार पहला होगा, दूसरा होगा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। जिसके द्वारा हम लोग देखेंगे कल भारत के बारे में कि भारत में लोग राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करेंगे। जो देश यहाँ के राजा होंगे, राजा जैसे बंगाल हो गया, बंगाल यानी यहाँ के जो राजा है ना फर्रुख सियर, 1717 में लोग मैग्ना कार्टा देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को और कर मुक्त इन लोगों का अधिकार देंगे, जिसका लोग दुरुपयोग करेंगे। जिसके कारण 1757 का प्लासी का युद्ध होगा, जिसमें हार जाएंगे सिराजुद्दौला।